नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही शानदार सेशन। इसमें दोस्तों हम लोग करने जा रहे हैं ईवीएस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और आज के सेशन में मैं आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लाया हूं, क्योंकि आज के सेशन में वो कठिन सवालों को मैंने शामिल किया हुआ है जो आपको एग्जाम्स में परेशान करते हैं। तो आज के इस सेशन में वो डाउट क्लियर हो जाएगा और वो जो कठिन सवाल आपको परेशान करते हैं एग्जाम्स में, वो परेशान करना बंद कर देंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। और इसके पहले आपको बता दें कि ऑलरेडी 3 सेट जो है कि मैंने करा रखा है, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं उसका प्लेलिस्ट बना देता हूँ, वहाँ पर जाकर के आप सारे वीडियोज़ को देख लेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए, जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको बता दें कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जो क्वेश्चन का आंसर आता है उसको आप सही ट्रिक करिए और हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए और लास्ट में आप मैच करिए कि हाँ मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है इस क्वेश्चन के कि निम्नलिखित में कौन सा जीव अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। तो ऐसे ही आपने ऐसे जीव के बारे में सुना होगा कि क्या वही ऐसा कोई जीव है जो अपनी मादा को, एक नर होता है एक मादा होता है, तो नर जो है अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से उसकी गंध से केवल पहचान लेता है। तो वो जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है चींटी, बी है आपका दोस्तों मच्छर, सी है आपका रेशम का कीड़ा और डी है आपका मधुमक्खी। ये दोस्तों ऐसा ईवीएस में क्वेश्चन है कि ये बार बार रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको 100% आना ही चाहिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, रेशम का कीड़ा। यानी रेशम का कीड़ा वो जीव है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से केवल क्या करता है, पहचान लेता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि भारत में उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। तो उत्तराखंड का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है? पहला ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी है आपके पास काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और डी है आपके पास गिर राष्ट्रीय उद्यान। को कौन सा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जो आज के समय में उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो बोलेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड का भी ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न नंबर 3। और ये दोस्तों आ गया आपके लिए कठिन सवालों का एक पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे इस कठिन सवाल का क्या होगा आंसर। ये कठिन सवाल है आपके एग्जाम्स के लिए जो आपको परेशान करते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन इसमें, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कूट वाले क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन से आप परेशान करते हैं एग्जाम में। प्रश्न पढ़िए, नीचे दिए गए कथनों में से खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। पहला पॉइंट दिया गया है कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या यह बात सही है खेजड़ी वृक्ष के बारे में? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कहेंगे कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। किसके बारे में? खेजड़ी वृक्ष के बारे में, कि यह वृक्ष जो है मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा दिया है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो पॉइंट दिया है कि इसकी छाल से दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। जी हाँ बिल्कुल सही है ये कि इसकी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और साथ में इनकी छाल से दवा बनाई जाती है। चौथा जो पॉइंट बोला गया है कि इसके छायादार पेड़ के नीचे बच्चे खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो जी नहीं, बच्चे जो है इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। चुना गया, बोला क्या गया था क्वेश्चन में, सही कथनों को चुनिए। सही कथन आपके पास कौन सा है? पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है। तो 1, 2 और 3 तो किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अल बिरूनी किस देश से भारत आया था जिसका विवरण हमारे इतिहास में मिलता है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप ना ही लॉजिक लगा सकते हैं, ना ही कुछ आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी है ओमान, सी है अफगानिस्तान और डी है आपका बांग्लादेश।
सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उज्बेकिस्तान। यानी अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? तो वो आया था उज्बेकिस्तान से। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है आपका, भारत के किस राज्य में चिराव नृत्य किया जाता है जिसमें लोग बांस की डंडियों को जमीन पर क्या करते हैं? पीटते हैं। पहला जो ऑप्शन है असम, बी है आपका मिजोरम, सी है मणिपुर और डी है आपका मेघालय। तो किस राज्य में जो है चिराव नृत्य किया जाता है? तो चिराव नृत्य किया जाता है दोस्तों आपके मिजोरम राज्य के अंदर, जिसमें लोग बांस की डंडियों को क्या करते हैं? जमीन पर पीटते हैं और जोड़े में क्या करते हैं? नाचते हैं। फिर से आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया जो कठिन सवालों का एक क्रम है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वो एकीकृत क्यों है? पहला ऑप्शन है कि यह विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषयों को समाहित करता है, इस वजह से एकीकृत है। दूसरा है यह केवल बच्चों के मानसिक विकास पर केंद्रित है। यह विद्यालय शिक्षा के बोझ को कम करने का एक मात्र माध्यम है, या यह विभिन्न पाठों को अलग अलग अध्यायों में विभाजित करता है। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन है? यानी कि प्रकृति जो एकीकृत वर्ड है ये ऐसा क्यों है? तो देखिए एकीकृत का मतलब ही होता है कि कई अलग अलग चीज़ों को एक जगह में समाहित करना, यानी कि यह विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के विषयों को क्या करता है? समाहित करता है। इसीलिए इसकी प्रकृति कैसी है? एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। यानी सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों के काटने से फैलता है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, बी है हैजा, मियादी बुखार एंड रेबीज, सी है मलेरिया, टाइफाइड एंड टीबी, कोविड-19 पेचिस एंड एनीमिया। तो वो कौन सा ऐसा रोगों का समुच्चय है जो मच्छरों के काटने से फैलता है? अगर हम पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो मलेरिया मच्छरों से फैलता है, डेंगू की बात करें मच्छरों से फैलता है, और चिकनगुनिया की बात करें तो ये भी मच्छरों से ही फैलता है। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा, यानी कि वो रोगों का समुच्चय है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? पहला है असम में, बी है उड़ीसा में, सी है अरुणाचल प्रदेश में और डी है आपका पास मेघालय में। तो देखिए नेफेंथिस जो एक प्रकार का पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों या मेंढकों को बहुत ही चालाकी से फंसा करके खा जाता है, ये हमारे देश के अंदर मेघालय राज्य के अंदर पाया जाता है। और ये क्यों जो है कीड़े मकोड़ों को अपने जाल में फंसा करके खा जाता है? तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है ईवीएस के अंदर। तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए उन कीड़े मकोड़ों या जानवरों को क्या करता है? पकड़ करके खा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों, और अगला प्रश्न फिर से आपके सामने आ गया, एक कठिन सवाल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक यानी कि इंडिकेटर सबसे कम उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त नहीं है, सबसे कम उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है सहयोग और न्याय के प्रति सरोकार, तो हम कहेंगे ये तो आपका अधिक उपयोग होने वाला है। दूसरा है कि प्रश्न पूछना और जिज्ञासा, ये भी अधिक उपयोग होने वाला है। परिभाषाओं को रटने की क्षमता पर बल देना, देखिए रटने जो है हमेशा ही निगेटिव टैग वर्ड्स है, यानी कि सबसे कम उपयुक्त यही वाला हो सकता है, क्योंकि रटना हमेशा ही क्या है? बहुत ही निगेटिव टैग वर्ड्स है। दूसरा दिया है अवलोकन और रिपोर्टिंग, ये जो है पॉजिटिव हो सकता है, और एक ही आपके पास निगेटिव है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और सी को ही पूछा गया है क्योंकि सबसे कम उपयुक्त है ऑप्शन नंबर सी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 10 कि हमारे देश के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका मुख्य थी? किसकी भूमिका जो है मुख्य थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न नंबर 11।
11 नंबर पर पूछा गया है कि पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो अपनी सुंदर साड़ियों और पारंपरिक बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कस्बा अब किस राज्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है कर्नाटक, सी है तेलंगाना एंड डी है आपका तमिलनाडु। तो पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का यानी दक्षिण जो राज्य है यानी कि तेलंगाना राज्य का एक कस्बा है जो अपनी सुंदर साड़ियों और पारंपरिक बुनाई के लिए क्या है प्रसिद्ध है। और अब यह राज्य किसका हिस्सा है? तेलंगाना का है। इसके पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। याद रखेंगे इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ में गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है। तो यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मियादी बुखार से होना चाहिए यानी टाइफाइड, बी है मलेरिया, सी है एनीमिया एंड डी है आपका डेंगू। तो देखिए अगर इस तरीके की कोई बीमारी है जिसमें डॉक्टर जो है दवाई के साथ साथ गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने का सुझाव देता है, इसका मतलब उस इंसान के अंदर आयरन की कमी है, लौह तत्व की कमी है, यानी कि उस जो भी इंसान है उसको एनीमिया रोग हो सकता है, यानी इस रोग से पीड़ित होना चाहिए वो व्यक्ति, यानी कि उसको एनीमिया है, रक्त अल्पता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 प्रश्न में पूछा गया कि रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ के तने में पानी का जमा होता रहता है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए राजस्थान के रेगिस्तान में, बी है संयुक्त अरब अमीरात में, बी है अबू धाबी में और डी है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो जो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है दोस्तों ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके तने में पानी होता है और इसको लोग वहाँ के स्थानीय लोग पानी पीते हैं उसके तने से पानी निकालकर, पाइप डालकर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 14 और यहाँ से आपका पूछा गया है हाथियों के बारे में। तो हाथियों के बारे में दिया है कि हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। क्या यह सही है? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये हाथियों के बारे में बिल्कुल सही है। यह एक झुंड में केवल नर हाथी होते हैं, गलत है। झुंड में हाथियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है, जी नहीं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 हाथी ही होते हैं। उसके बाद यह है नर हाथी जीवन भर इसी झुंड में रहते हैं, गलत है। ये हाथियों की झुंड के बारे में पहला ही पॉइंट केवल क्या है? सही है, यानी कि झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे झुंड की क्या होती है? नेता होती है, लीडर होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला दिया है कि विषय की आधारभूत अवधारणाओं की समझ विकसित करना, ये जो है उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा दिया है कक्षा कक्ष के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, या स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता प्राप्त करना, या तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं को परिचित कराना। देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी भी क्वेश्चंस के लिए, तो जब भी वहाँ ईवीएस की और साथ साथ बात है और बात हो कक्षा कक्ष से अधिगम विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, तो इससे बेस्ट आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए शकनखोरा, बी वीवर बर्ड यानी कि बया चिड़िया, सी है फाख्ता एंड डी है आपका कलचीड़ी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फाख्ता यानी कि डव एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपने घोंसले को क्या करता है? बनाता है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया है कि बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, वे किस राज्य की मूल निवासी हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू और कश्मीर और डी है आपका सिक्किम। तो बछेंद्री पाल का राज्य क्या है, यानी वो कहाँ के मूल निवासी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं ये जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यानी बछेंद्री पाल जो है कहाँ की मूल निवासी हैं? तो उत्तराखंड की। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और एक कठिन सवाल और आपके सामने आ गया है।
जो कि पेडागोजी से पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। पहला दिया है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। तो क्या यह उद्देश्य है? तो बोलेंगे हाँ ये उद्देश्य है। हमसे पूछा गया है कौन सा उद्देश्य नहीं है। दूसरा दिया है बच्चों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद लेने देना। ये गलत बोला गया है, यानी कि ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। सी है कि बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना और डी है सृजनात्मकता का पोषण करना। तो ये सभी के सभी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होंगे। किसको छोड़ करके? ऑप्शन नंबर बी को छोड़ करके। तो कौन सा उद्देश्य नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपके निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं होगा और सही होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है कि पीतल यानी कि ब्रॉस दो धातुओं का सम्मिश्रण है। ये दो धातुएं कौन सी हैं? तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, एल्युमिनियम और तांबा, तांबा और लोहा। बात किया गया है ब्रॉन्ज की नहीं, ब्रॉस की यानी कि पीतल की। और पीतल जो है किसका मिश्रण होता है? तो आप कहेंगे तांबा और जस्ता का ये मिश्रण होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है कि कुड़ुक कहाँ के लोगों की स्थानीय बोलचाल की भाषा है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी है आपके पास झारखंड। सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी झारखंड। यानी कि झारखंड के लोगों की स्थानीय भाषा की बोलचाल की भाषा जो क्या है वो कुड़ुक है। इसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुरांग का अर्थ क्या होता है? तो तुरांग का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो आपके सामने फिर से आ गया है, ये कठिन सवाल के रूप में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न पशुओं को चित्र देती है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहती है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया है सृजनात्मकता का विकास करना। क्या इससे सृजनात्मकता का विकास होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल करेक्ट है। अवलोकन का विकास करना, अवलोकन होगा क्योंकि अलग अलग वो उसमें रंग भरना है जो हमारे घरों पर नहीं रहते हैं। तो जो बिल्कुल अवलोकन करेंगे। उसके बाद वर्गीकरण करेंगे, जी हाँ बिल्कुल अलग करेंगे। उसके बाद डाटा संग्रह का विकास करना, तो डाटा संग्रह का विकास होगा। तो इसमें डाटा संग्रह का विकास नहीं होगा। तो इसमें आपका होगा 1 2 3। तो 1 2 3 सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा आपका? सही होगा क्या? तो आप कहेंगे और 1 2 3 सही अगर होता है तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में आपका पूछा गया है कि घड़सीसर तालाब जो कि 9 तालाबों का एक समूह था और आपस में जुड़ा हुआ था, भारत के किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका जैसलमेर, बी है अहमदाबाद, सी है भोपाल और डी है आपके पास अमृतसर। तो कहाँ पर घड़सीसर तालाब है जो कि 9 तालाबों का एक समूह था और आपस में जुड़ा हुआ था? तो ये आपके स्थित है जैसलमेर राजस्थान के अंदर, जिसको बनाया था राजा घड़सी। किसने बनवाया था? राजा घड़सी ने बनवाया था। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की थीम भोजन है के अंतर्गत उप थीम निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला दिया है कि परिवार और मित्र, दूसरा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, और सी है पौधे और पशु। उसके बाद है डी चखना, पचाना, पकाना और संरक्षण तकनीकी। कौन सी थीम के अंतर्गत? वुडन थीम के अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सी उप थीम है। सिंपल सी बात है, इससे अगर आप रिलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन आपको मैच करता है। और पहले की बात करते हैं तो एक थीम है, दूसरा भी थीम है और तीसरा एक सब थीम है पहले वाली। ठीक है, तो ये आपके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी और करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न फिर से आ गया है आपके लिए एक कठिन सवाल के रूप में कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सकती है? पहला दिया है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न होती है। की जा सकती है? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल की जा सकती है। उसके बाद यहाँ यात्रा की लागत वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। जी नहीं, ये गलत है, इस पर जो है चर्चा नहीं की जा सकती है। उसके बाद दिया है सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। जी हाँ बिल्कुल टिकट चाहिए। वहीं आरक्षण प्रक्रिया की समझ, इस पर जो है हम प्रभावी तरीके से चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, 1 और 3, यानी जिस पे हम प्रभावी रूप से चर्चा की जा सकती है।
तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा 1 और 3, जिसपे हम प्रभावी रूप से चर्चा कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, प्रश्न नंबर 25 में आपका पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। दिया है लक्षद्वीप, बी है पुडुचेरी, सी है दमन और दीव और डी है आपका दादरा और नगर हवेली। अगर हम बात करते हैं जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है तो वो आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है आपका पुडुचेरी। करेक्ट जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 पूछा गया है कि वलसाड शहर और गांधीधाम रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है आपका मध्य प्रदेश। तो वलसाड और गांधीधाम ये रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये सभी दोनों ही रेलवे स्टेशन जो हैं भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित हैं। करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और फिर से आ गया है आपके सामने एक और कठिन सवाल। इस कठिन सवाल का आंसर दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में कहानियों और कविताओं को शामिल करने का मुख्य लाभ क्या है। पहला दिया है कि विद्यार्थियों को भाषा कौशल में निपुण बनाना, क्या यह लाभ है, तो आप कहेंगे जी नहीं, ये लाभ नहीं है। दूसरा दिया है कि विषय को सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, जो कि बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। उसके बाद यह है पाठों को आनंददायक और मनोरंजन बनाना मात्र ही एक गलत ऑप्शन है और बिल्कुल गलत होगा। रूढ़िवादी धारणाओं को बढ़ावा देना गलत होता है। तो सही ऑप्शन होगा आपके तो पास दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहने के कारण चीज़ों को कुरदाता रहता है ताकि दांत अधिक लंबे न हों। पहला ऑप्शन है बिल्ली, दूसरा है गिलहरी, सी है सांप और डी है आपका छिपकली। तो आपने देखा होगा किसी ऐसे जानवर को जो हमेशा ही कुछ न कुछ चीज़ें कुतरता रहता है, तो आप सोचेंगे और दिमाग पे जोर डालेंगे और आंसर देंगे क्या कि गिलहरी वो जानवर है जो हमेशा ही अपने कुछ न कुछ मुंह से यानी दांतों से कुतरता रहता है ताकि उसके जो आगे के दांत हैं वो लंबे न हों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 और 29 में पूछा गया है कि तरुण भारत संघ नामक संस्था का जो संबंध है वो किससे है। पहला है कि वनों के संरक्षण से है, बी है जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से है, सी है सौर ऊर्जा के उपयोग से है और डी है बाल श्रम के उन्मूलन से है। तो देखिए तरुण भारत संघ का जो नामक संस्था है उसका जो संबंध है वो जल संरक्षण और पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण से है, यानी करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। और चलेंगे आज के सेशन के लास्ट प्रश्न की तरफ, जो कि आपको मिलेगा एक कठिन सवाल के रूप में। करेक्ट आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि क्या होगा कमेंट बॉक्स में। पूछा गया है कि रीता अपने छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पोर्टफोलियो बनाने को कहती है, तो पोर्टफोलियो के बारे में सबसे सटीक कथन को चुनिए। पहला दिया है कि यह केवल वर्ष के अंत में ही ली जाने वाली परीक्षा का एक भाग है, क्या यह सही है, तो बोलेंगे यह बिल्कुल गलत है, परीक्षा के अंत में ली जाने वाली परीक्षा का एक भाग नहीं है। यह है कि यह किसी छात्र के काम का एक व्यवस्थित संग्रह है जो समय के साथ उसकी प्रगति को दर्शाता है। ये जो है पोर्टफोलियो का सबसे बेस्ट तरीका है, यानी कि ये कथन जो है पोर्टफोलियो के लिए बिल्कुल सही है। वहीं इसमें केवल बच्चे द्वारा की गई गलतियों का रिकॉर्ड होता है, जी नहीं, ये व्यवस्थित संग्रह है, यानी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है प्रगति का। ये शिक्षक का कार्यभार बढ़ाने का एक साधन है, जी नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। तो दोस्तों ये थे आपके आज के सेशन के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, चीज़ें समझ में भी आई होंगी। तो इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए और प्रश्नों को जो है अपने प्रैक्टिस सेट में जोड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।